तो देखिए बच्चों, पिछली क्लास में हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा था और उसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लिया था। इसके बाद जो है हमें पढ़ना है लॉ ऑफ फ्लोटेशन, है ना। बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला भी हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ फ्लोटेशन। अब ये क्या है इसको समझ लेते हैं। मतलब कुल मिला के कौन सी कंडीशंस हैं जो जिसपे हो सकता है एक बॉडी पानी के अंदर डूब जाए, तैर जाए, है ना। तो वो जो कंडीशंस हैं उन्हीं को हम बोलते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो इसमें 3 केसेस हो सकते हैं बच्चों, एक एक करके मैं आपको बताते चलता हूँ। केस नंबर 1 ये हो सकता है कि आपने किसी लिक्विड में इस तरीके से जो है एक बॉडी को रिलीज कर दिया। तो ये देखा गया, ये जो बॉडी जब रिलीज कर दी तो ये बॉडी नीचे आ गई बेटा, सिंक कर गई, सिंक कर गई। अब ये बॉडी सिंक क्यों करी होगी? क्योंकि इसका नीचे की तरफ mg फोर्स होगा और जैसे ये पानी पे आएगा ऊपर की तरफ बॉयंट फोर्स लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है mg जो फोर्स है वो बॉयंट फोर्स से जो है बच्चों वो ज्यादा होगा। यहाँ पे याद रखेंगे कि जो बॉडी है उसका डेंसिटी सिग्मा ले रहा है। सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ बॉडी, है ना बच्चों। वैसी जो ये लिक्विड है उसकी डेंसिटी रो ले रहे हैं हम। तो रो इज द डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी, है ना। तो ये बात याद रखेंगे। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, तो होगा क्या कि यहाँ पे जो है ये सिग्मा, ये जो है आपकी डेंसिटी, रो जो है वो डेंसिटी ऑफ, सॉरी बॉडी लिख दिया मैंने, डेंसिटी ऑफ लिक्विड या वाटर जो बोलना चाहो, और सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ बॉडी, है ना। तो ये दोनों की डेंसिटी अलग अलग है। एक का सिग्मा ले लिया, एक का रो ले लिया। अब ये डूबेगा क्यों बच्चों, सिंक क्यों करेगा? तो नीचे की तरफ ज्यादा फोर्स लग रहा होगा तभी तो सिंक करेगा। मतलब जो mg फोर्स है वो ग्रेटर देन बॉइंट फोर्स हो जाए। यानी जो वेट है, इसका मतलब ये है कि वेट ऑफ बॉडी अगर बॉइंट फोर्स से ज्यादा हो जाएगी तो बॉडी विल सिंक, बॉडी विल सिंक। अच्छा, वेट को आप क्या लिख सकते हो, mg, मास को क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी। तो हम इसको लिख सकते हैं डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी। और डेंसिटी कितनी है बॉडी की बच्चों, सिग्मा, इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी जो है वो v है, और ये m हो गया, इंटू g, मस्ट बी ग्रेटर देन किससे, बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स क्या होता है बच्चों, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज पार्ट। क्योंकि ये पूरी बॉडी सिंक कर गई है, इसलिए जो बॉडी का वॉल्यूम v है वही डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम होगा। उतना ही लिक्विड तो हटाएगा जितना ही अंदर आया है। अंदर कितना वॉल्यूम आया, v, क्योंकि सिंक कर गया है। तो बाहर लिक्विड कितना गया होगा बेटा, v। तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी के बराबर है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इनटू g, ये बॉइंट फोर्स हो गया। तो यहां से देखो बेटा, vg और vg ये दोनों जो है वो कैंसल आउट हो जाएंगे। तो यहां से हमें क्या मिला कि सिग्मा इज ग्रेटर देन रो। यानी जब बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा होती है, ये वो कंडीशन है जिसमें बॉडी सिंक कर जाती है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं बच्चों कि इसका जो इफेक्ट है वो क्या है, बॉडी विल सिंक, बॉडी विल सिंक, बॉडी विल सिंक, है ना। अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड डेंसिटी ऑफ लिक्विड से ज्यादा होगा तो बॉडी जो है बच्चों वो सिंक कर जाएगी। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, याद रखेंगे इसको, ठीक। उसके बाद फिर आपको केस नंबर 2। अब ये हो सकता है कि भाई केस नंबर 2 में कि आपने ये लिक्विड रखा और लेट सपोज यहाँ पे जो है ये हो सकता ना, अभी वेट जो था वो बॉइंट फोर्स से ज्यादा था। ऐसा भी तो हो सकता है वेट जो है वो बराबर बॉइंट फोर्स को हो जाए। तो फिर क्या होगा सोचो बेटा, बॉइंट फोर्स जो है वो वेट को बैलेंस कर लेगा तो बॉडी तैरेगी। लेकिन कैसे तैरेगी, इसका मतलब जो डेंसिटी ऑफ सॉलिड है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड के बराबर है। यानी डेंसिटी ऑफ सॉलिड डेंसिटी ऑफ लिक्विड के बराबर हो या बॉइंट फोर्स वेट के बराबर हो, तो इसका मतलब बॉडी फ्लोट करेगी। लेकिन कैसे फ्लोट करेगी, जो बॉडी का अपर पार्ट है बच्चों वो लिक्विड सरफेस से कॉन्साइड करते हुए तैरेगा। जैसे आपने आइस क्यूब देखी होगी, तो आइस और वाटर की डेंसिटी लगभग लगभग बराबर होते हैं, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। इसलिए वहां पर जो है बच्चों आपको ये जो आइस का क्यूब है वो लगभग लगभग उसका अपर सरफेस जो है वो लिक्विड के सरफेस पे होता है, थोड़ा सा ऊपर दिखता है वो, क्योंकि आइस की डेंसिटी थोड़ी सी कम होती है। लेकिन आप लगभग लगभग वैसा मान सकते हो। या फिर आप देखो, एक आपने मग में या फिर आपने एक टप में
जैसे मान लीजिए एक मग्घा पूरा भर के डुबा दिया, तो मग्घा जो है उसका सरफेस जो है, अपर सरफेस जो मग्गे का है, क्योंकि उसके अंदर पानी है, तो पानी का उतना डेंसिटी बाकी बचे हुए पानी के बराबर ही है, इसलिए वो लगभग लगभग सरफेस से टच होता हुआ तैरता है, फ्लोट करता है। यानी जब जब बॉइंट फोर्स और वेट बराबर होगा या दोनों की डेंसिटी लगभग बराबर होंगी, तो जो अपर सरफेस है बॉडी की, वो लिक्विड सरफेस से कॉन्साइड होकर फ्लोट करेगा। बॉडी फ्लोट करेगी लेकिन वो डूबा पूरा रहेगा, सिर्फ उसका अपर सरफेस लिक्विड सरफेस साथ मैच करता हुआ तैरेगा, है ना। मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि बॉडी विल फ्लोट, अगर ये कंडीशन है तो बॉडी विल फ्लोट, बॉडी विल फ्लोट, बॉडी विल फ्लोट एंड अपर सरफेस, अपर सरफेस, अपर सरफेस ऑफ बॉडी, अपर सरफेस ऑफ बॉडी विल coincide, coincide with the liquid surface, coincide with the liquid surface, है ना। तो ऐसे तैरेगी। मेरे ख्याल से बात क्लियर है। उसके बाद जो है आपका थर्ड पॉइंट, केस नंबर थर्ड, उसमें क्या हो सकता है बच्चों कि आपका जो वेट है वो कम हो जाए बॉइंट फोर्स से, मतलब बॉइंट फोर्स ज्यादा हो जाए, जैसे बैलून है ना। तो अगर बैलून का जो अंदर हवा है तो उसकी डेंसिटी काफी कम है, या फिर डेंसिटी ऑफ बॉडी बिकम लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ बॉडी जो है सिग्मा है ना बच्चों। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, जैसे थर्माकोल है, तो लिक्विड की डेंसिटी से उसका डेंसिटी बहुत कम है ना, रो से सिग्मा कम है। अगर ऐसा है तो फिर बच्चों बॉडी फ्लोट करती है, तभी भी बॉडी फ्लोट करती है। लेकिन अब कैसे फ्लोट करेगी? अब क्या होगा, वो बॉडी का कुछ पार्ट अंदर रहेगा सबमर्ज वॉल्यूम, और कुछ पार्ट जो है वो लिक्विड सरफेस के ऊपर रहेगा, कुछ पार्ट अंदर रहेगा, कुछ पार्ट ऊपर रहेगा, ऐसे तैरेगी, है ना। जब बॉयंट फोर्स जो है वो वेट से ज्यादा हो जाए, है ना बच्चों। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस कंडीशन में, या फिर आप ऐसे याद रखो कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड से ज्यादा होगी तो बॉडी फ्लोट करेगी विथ सम अपर, विथ सम पार्ट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस कंडीशन में बॉडी फ्लोट तो करेगी, लेकिन पहले से थोड़ा सा अलग कंडीशन है कि उसमें पूरा डूबी थी, इसमें कुछ पार्ट ऊपर रहेगी। बॉडी विल फ्लोट, body will float with some part, with some part of body lies above the surface of liquid, above the surface of liquid, surface of liquid। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। तो ये जो तीन केसेस हैं इन्हीं को बोला जाता है लॉ ऑफ फ्लोटेशन, है ना। तो अगर डेंसिटी बॉडी की लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है तो सिंक कर जाएगी, बराबर है तो बॉडी फ्लोट करेगी लेकिन डूबे पूरा डूबा रहेगी, है ना। अपर सरफेस जो है वो लिक्विड सरफेस से कॉन्साइड करेगा, और अगर कम है या डेंसिटी कम है बॉडी की लिक्विड से तो फिर उसका कुछ पार्ट तैरेगा भी, और उसका कुछ पार्ट जो है वो सरफेस के ऊपर भी रहेगा, और कुछ पार्ट सरफेस के नीचे रहेगा। तो मेरे ख्याल से आपको बच्चों ये जो पॉइंट हैं ये अच्छे से क्लियर होंगे, और लॉ ऑफ फ्लोटेशन आपको समझ में आया होगा। अब देखिए बच्चों क्या होता है कि ये तो हमने लॉ लॉ ऑफ फ्लोटेशन, तो इसमें जो तीसरा केस मैंने आपको बताया कि जो हमने देखा था कि सिग्मा जो है डेंसिटी ऑफ सॉलिड, वो अगर लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो, इस केस में, इस केस को थोड़ा सा और स्टडी करते हैं। तो मैंने आपको बताया था जब ये केस है तो इसमें कोई भी बॉडी जब फ्लोट करेगी तो उसका कुछ पार्ट अंदर डूबा रहेगा और कुछ पार्ट ऊपर रहेगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कितना पार्ट, कितना वॉल्यूम, उसका कितना फ्रैक्शन अंदर डूबा रहेगा, मान लो इस बॉडी का जो टोटल वॉल्यूम है वो V है, और जो ये डूबा हुआ वॉल्यूम है इसको हम बोलते हैं सबमर्ज्ड वॉल्यूम VS। तो अगर मैं बोलूं कि टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में सबमर्ज्ड वॉल्यूम कितना होगा, कितना फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन अंदर, तो अगर वो निकालने को बोला जाए तो हमें कैसे पता चलेगा फ्रैक्शनल सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द वॉल्यूम, है ना। तो वो कैसे पता चलेगा, वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे करेंगे, है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, मतलब ऊपर आप हेडिंग डाल दो बच्चों इसको ऊपर, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल सबमर्ज्ड वॉल्यूम,
फ्रैक्शनल सबमर्ज्ड वॉल्यूम, है ना। तो कितना पार्ट जो है टोटल वॉल्यूम का सबमर्ज है टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में, उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल। मतलब हमें क्या निकालना है बच्चों, वी एस अपॉन वी, टोटल वॉल्यूम में से कितना पार्ट सबमर्ज्ड है ये निकालना है। अगर आपसे फ्रैक्शनल सबमर्ज्ड वॉल्यूम बोला गया निकालने के लिए तो आपको वी एस अपॉन वी निकालना पड़ेगा। अब ये कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। देखो बच्चों, ये जो बॉडी है ये तो फ्लोट कर रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये तो फ्लोट कर रही है। अच्छा, ये अगर ये फ्लोट कर रही है तो उसका ऑब्वियस सी बात है, अगर ये फ्लोट कर रही है तो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, mg, है ना बच्चों। और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, बॉयंट। अगर ये फ्लोट कर रही है तो इस पर नेट फोर्स जो है वो जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब बॉयंसी जो है वो mg को कैंसिल आउट करना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो mg फोर्स है उसको कैंसिल आउट कर रहा है बॉयंट फोर्स, तभी तो फ्लोट करेगी, नहीं तो कैसे फ्लोट कर सकते। और मास को क्या लिख सकते हैं बच्चों, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये मास किसका है, बॉडी का मास है, बॉडी का, ये बॉडी का मास है ना बच्चों। तो बॉडी का मास जो है उसको लिखा जा सकता है बॉडी का टोटल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी, जो कि सिग्मा है। तो मास को हम लिख सकते हैं बॉडी का डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू जी। अच्छा, बॉयंट फोर्स तो जो होता है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ हुआ, जितना वॉल्यूम बेटा सबमर्ज हुआ है, सबमर्ज वॉल्यूम, जितना बॉडी का वॉल्यूम अंदर आया है उतना ही वॉल्यूम बाहर गया ना लिक्विड का, डिस्प्लेस हुआ है। तो जो वॉल्यूम डिस्प्लेस है लिक्विड का वो किसके बराबर होगा, सबमर्ज वॉल्यूम के बराबर, मतलब वीएस के बराबर। तो यहाँ पे मुझे वीएस लिखना चाहिए इनटू जी। तो ये बॉयंट फोर्स हो गया, ये दोनों बैलेंस कर रहे हैं तो ये बॉडी फ्लोट कर रही है। तो जी से जी बच्चों कट गया। अब यहां से देखो, इस इक्वेशन से आप वी एस अपॉन वी निकाल लो, फ्रैक्शनल सबमर्ज्ड वॉल्यूम। तो वी एस अपॉन वी आ गया आपका कितना बच्चों, सिंपली वी एस अपॉन वी, तो रो को सिग्मा के नीचे ले जाओ, तो सिग्मा बाई रो, सिग्मा बाई रो। देखो ये आपका आंसर है। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि फ्रैक्शनल सबमर्ज्ड वॉल्यूम कितना होगा, तो ये आप जो है आंसर लिख सकते हैं। अच्छा, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है बच्चों, है ना, वो मैं क्वेश्चन ही बता देता हूँ आपको साथ ही साथ। तो आपसे ये बोला गया बच्चों क्वेश्चन में कि यहाँ पे जो है मान लीजिए कि आप आर्टिक सर्कल में, एंटार्क्टिक सर्कल में, तो वहां पे बहुत 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 सारे आइसबर्ग होते हैं, आपको पता है ना बच्चों, आइसबर्ग होते हैं समुद्र में, बड़े बड़े आइसबर्ग होते हैं, है ना। ये आपको पता है, देखा होगा आपने, कई फिल्मों में भी देखा हुआ है ना। आर्टिक सर्कल है, एंटार्क्टिक सर्कल, एंटार्क्टिका में। तो वहां पे क्या होता है, बहुत बड़े बड़े आइस है। तो आपसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। उन्होंने कहा कि भाई आइस, जो आइसबर्ग की आइस है, आइसबर्ग है उसमें जो आइस है, सॉलिड है जो, उसकी डेंसिटी आपको दी गई है। तो ये बॉडी की तरह है, बॉडी की तरह है, बॉडी की तरह है। तो बॉडी का जो डेंसिटी है सिग्मा, वो आपको दिया है 900 केजी पर मीटर क्यूब। हालांकि मैं आपको बताऊं तो इसका जो एक्चुअल होता है, ये डाटा एक्चुअल डाटा नहीं है। जो आइस की डेंसिटी होती है वो 927 समथिंग होती है ना। लेकिन ठीक है, हम उसको 900 केजी पर मीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं। और आपसे बोला कि ये जो आइसबर्ग है वो जो सी में चल रहा है, मतलब सी वाटर है, सी वाटर। तो सी वाटर की जो डेंसिटी है जिसमें ये आइसबर्ग तैर रहे हैं, उसकी डेंसिटी बच्चों, लेट सपोज रो आपको दिया है सी वाटर की डेंसिटी, और वो आपको दिया है 1000 केजी पर मीटर की, मान लेते हैं 1000 केजी पर मीटर की, है ना। फिर आपसे ये बोला गया है कि कितना पोर्शन आइसबर्ग का जो है वो सी वाटर के अबव दिखाई देगा, है ना। तो हाउ मच पोर्शन how much portion of iceberg seen above the surface of earth, above the surface of sea water, above the surface of sea water। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, कितना पार्ट उसका ऊपर दिखाई देगा, कितना फ्रैक्शन उसका ऊपर दिखाई देगा, है ना। तो अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो, मतलब कुल मिला के आपको ये तो पता है ना कि फ्रैक्शनल सबमर्ज वॉल्यूम कितना है, मतलब हमें ये पता है कि कितना पार्ट सबमर्ज है। तो भाई जितना पार्ट सबमर्ज है अगर वो मैं निकाल लूं, तो टोटल तो पूरा 1 होना चाहिए फ्रैक्शन। अगर टोटल वॉल्यूम देखें तो पूरा 1 होना चाहिए। उसमें से जितना फ्रैक्शन अंदर डूबा हुआ है, अगर मैं 1 में से माइनस कर दूं तो उतना फ्रैक्शन ऊपर दिखाई देगा। भाई जो डूबा है उसको 1 में टोटल में से माइनस कर दो, तो उतना फ्रैक्शन ऊपर दिखाई देगा, सिंपल सी बात है।
तो पहले हम ये देख लेते हैं फ्रैक्शनल वॉल्यूम सबमर्ज्ड। फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल वॉल्यूम सबमर्ज्ड, कितना वॉल्यूम डूबा हुआ है ये तो निकालने पहले, उसका तो फॉर्मूला हम जानते हैं ना बच्चों, तो उसका फॉर्मूला तो हमें पता है। फ्रैक्शनल वॉल्यूम सबमर्ज्ड का VS अपॉन V इज इक्वल्स टू रो सिग्मा अपॉन रो, डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉडी मतलब वो आइस है, तो ये 900 डिवाइड बाई टोटल डिवाइड बाई लिक्विड का या सी वाटर का जो डेंसिटी है वो 1000 है, तो बच्चों ये आ जाएगा 0.9। तो कितना फ्रैक्शन दिखाई देगा, वॉल्यूम जो है एबव द सरफेस अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम से कितना वॉल्यूम ऊपर दिखाई दे रहा है, तो आप इसको क्या करोगे, 1 माइनस फ्रैक्शनल वॉल्यूम सबमर्ज्ड, 1 में से माइनस कर दो, भाई जितना पार्ट अंदर है 1 में से माइनस कर दोगे तो उतना पार्ट दिखाई देगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.9, यानी कि ये आ गया 0.1। और अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10% आ जाएगा, मतलब 10% जो है आइसबर्ग का पोर्शन वो आपको दिखाई देगा, और 90% जो है वो डूबा हुआ है, डूबा हुआ है। इसलिए बच्चों जब समुद्र में शिप चलाई जाती है ना, तो बड़े ध्यान से चलानी पड़ती है, बड़े ध्यान से चलानी पड़ती है, नहीं तो खतरनाक हो सकता है एक्सीडेंट। सोचो ये शिप है, अब शिप वालों को तो आइसबर्ग का वो वाला पोर्शन दिखाई देगा जो अबव द सरफेस है, अंदर वाला थोड़ा दिखाई देगा। अब आप देखो उसका 90% तो अंदर रहता है सी वाटर के, जो आइसबर्ग है उसका केवल 10% दिखाई देता है, मतलब जो अगर दिखाई इतना सा दे रहा है आइसबर्ग, तो इसके नीचे बहुत 90% आइसबर्ग तो ये है, पूरा पहाड़ तो अंदर डूबा हुआ है, दिखाई बहुत छोटा सा दे रहा है। अब जो लोग नहीं जानते और कोई शिप को चलाना चला गया, वो देखेगा ये तो यार बर्फ का छोटा सा टुकड़ा है, दिखाई छोटा सा दे रहा है, तो ये जाके इससे टकरा जाएगा, लेकिन सोचो अंदर तो पूरा पहाड़ है, 90% तो अंदर ही है वो, जब ये टकराएगा तो ये शिप जो है टूट जाएगा। इसलिए जब ऐसे रीजन में चलाते हैं जहाँ ग्लेशियर्स होते हैं, आइसबर्ग होते हैं, वहां बहुत ध्यान से चलाना पड़ता है शिप को। ऐसा नहीं है कि आइस के टुकड़े दिख रहे हैं तो उनको खिसकाकर आपका जो शिप है वो चला जाएगा, वो दिख बहुत छोटा सा रहा है पोर्शन, लेकिन 90% ऑफ द पोर्शन जो है वो तो सी के अंदर है जो दिखाई नहीं देता, तो टकराने पे बहुत खतरनाक। ये आप लोगों ने टाइटेनिक के बारे में सुना होगा, टाइटेनिक ऐसी तो टूटा था, आइसबर्ग से टकरा गया था तो टूट गया था। उन्होंने सोचा कि भाई छोटे छोटे आइस के वो हैं तो कुछ नहीं होगा, टकराया तो पता चला नीचे पूरे के पूरे पहाड़ थे, टकरा कर तो होल हो गए, टूट गए, तो फिर जो शिप है वो डूब गया। तो मेरे ख्याल से आपको ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो अच्छे से क्लियर होगा, और फ्रैक्शनल सबमर्ज वॉल्यूम जो है वो समझ में आया होगा। तो अगर फ्रैक्शनल सबमर्ज वॉल्यूम पता है तो कितना दिखाई देगा ऊपर वो निकालना है, तो उसको हमेशा 1 से माइनस कर दिएगा। तो आई होप आपको ये सारा पॉइंट जो है वो क्लियर होगा अच्छे से। तो देखिए बच्चों, हमने क्या है रिलेटिव डेंसिटी पढ़ा था, अगर आपको याद हो, है ना, तो रिलेटिव डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला जो था, इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं ना, ये भी आपको पता है, रिलेटिव डेंसिटी RD। तो मैंने आपको बताया था इसको हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी किसके रेस्पेक्ट में निकाला जाए, डेंसिटी ऑफ वाटर के रेस्पेक्ट में, तो उसको हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं, है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी कोई यूनिट नहीं होती, ये भी मैंने आपको बताया था। लेकिन जैसे मान के चलिए इसको निकालने का एक और तरीका भी है, कभी कभी यूज में आता है, वो देख लें कि भाई अगर मान लीजिए कि एक लिक्विड है, लिक्विड में इस तरीके से बॉडी जो है वो अंदर आ गई, एक बॉडी अंदर आ गई, इस बॉडी का जो डेंसिटी है बच्चों वो सिग्मा है, और ये वाटर है तो वाटर का डेंसिटी जो है बच्चों वो लेट सपोज रो है ना। तो इसका मतलब ये है रिलेटिव डेंसिटी का मतलब सिग्मा बाई रो होना चाहिए, सही बात है, इसमें कोई शक वाली बात है ही नहीं। अब मान लो ये जो बॉडी है बच्चों, तो इसका मास m है और इसका वॉल्यूम v है। अच्छा ये जो वॉल्यूम ऑफ बॉडी है v, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, ये किसके बराबर होगी, ये क्योंकि पूरा सिंक कर गया है, अंदर आ गया है, तो ये पूरा इमर्ज है, फुली इमर्ज है। अगर ये फुली इमर्ज है तो इसका पूरा वॉल्यूम अंदर आया है, तो ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर है। भाई इतना ही वॉल्यूम बाहर जाएगा, जब ये पूरी बॉडी अंदर आ गई है तो पूरा वॉल्यूम अंदर आ गया, उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का बाहर जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी जो है इस केस में वो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर है। तो आप एक काम कर सकते हो बच्चों कि ऊपर जो सिग्मा है उसको मल्टीप्लाई कर दो बॉडी के वॉल्यूम से, और नीचे जो डेंसिटी है लिक्विड की उसको मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस से। लेकिन आपको पता है कि ये जो वॉल्यूम है और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस है ये दोनों बराबर है,
तो आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि कैंसिल आउट होके ये वापस से 1 हो जाएगा, तो सिग्मा बाई रो ही मिलेगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना। मैंने देखो यहाँ पे लिखा है दोनों बराबर है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। आप ऐसा मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो सेम चीज से, क्योंकि वो कैंसिल आउट होके 1 ही हो जाता है, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, मल्टीप्लाइड बाई जी भी कर दो और डिवाइड बाई जी भी कर दो, तो जी जी कैंसिल हो गई, 1 मिलेगा। लेकिन इससे हुआ क्या, देखो यहाँ पे ये सिग्मा इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी, ये है क्या बच्चों, सिग्मा इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी जो है, इसको बोल सकते हैं मास ऑफ बॉडी। मास ऑफ बॉडी जो एम है, इंटू जी लिख सकते हैं, डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, तो हम इसको लिख सकते हैं मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इंटू जी। तो ध्यान से देखो बेटा, ये क्या है, दिस इज द वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी, एम जी क्या है, वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी, डिवाइड बाई एम एल जी क्या है बच्चों, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इनटू जी, तो दिस इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। तो कभी अगर आपको वेट ऑफ बॉडी दिया हो और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस दिया हो, या निकाल लिया हो आपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का यूज करके, तो हमेशा बच्चों याद रखना कि रिलेटिव डेंसिटी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, वेट ऑफ बॉडी डिवाइड बाय वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। याद रखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना। लेकिन एक बात याद रखेंगे कि ये फॉर्मूला आपका केवल और केवल तभी वैलिड होगा जब बॉडी इज फुली इमर्स्ड, बॉडी इज फुली इमर्स्ड। अगर बॉडी फुली इमर्स्ड नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा बच्चों, है ना। बॉडी इज फुल, क्योंकि देखो ये तभी काम करेगा जब ये दोनों वॉल्यूम बराबर हो, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, और ये तभी हो सकता है जब बॉडी फुली इमर्ज हो। अगर बॉडी फुली इमर्ज नहीं होगी तो ऐसा नहीं लिख सकते, तो फिर ये फॉर्मूला नहीं आएगा। इसका मतलब रिलेटिव डेंसिटी का एक फॉर्मूला तो है कि वेट ऑफ बॉडी को डिवाइड कर दो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस से, उसका रेशियो जो है वो रिलेटिव डेंसिटी होगा। लेकिन ये तभी वैलिड है जब बॉडी फुली इमर्ज हो। अगर फ्लोट कर रही है और उसका कुछ पार्ट ऊपर है तो फिर ये फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट जो है बच्चों क्लियर होगा। कभी कभी पूछ लेते हैं तो हमें ये चीज भी बननी चाहिए, आनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दी। तो इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो भी यहाँ पे हम जल्दी से कर लेते हैं। तो आपसे बोला गया है कि द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर, है ना। तो अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन करें तो आपको बोला गया है कि बॉडी का मास जो है वो 50 ग्राम है और वॉल्यूम जो है सब्सटेंस का वो 20 सेंटीमीटर क्यूब है। फिर ये बोला गया कि डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वाटर की डेंसिटी जो है बच्चों वो कितना है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वैसे हमें नहीं भी दिया जाता तो हमें पता ही है। विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक, तो ये जो सब्सटेंस है क्या ये वाटर में फ्लोट करेगा कि नहीं करेगा। तो हमें पता है कि इसकी डेंसिटी निकालो, सब्सटेंस की डेंसिटी निकाल लो, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अगर सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है तो सिंक कर जाएगा, अगर सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है तो फ्लोट करेगा, बराबर है तो भी फ्लोट करेगा, हमें पता है। तो मास है बच्चों 50 ग्राम और ये है 20। तो आप ध्यान से देखो तो ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आ गया, तो ये 5/2 यानी कि 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। यानी कि हमें समझ में आ रहा है कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड या डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जो है वो डेंसिटी ऑफ वाटर से ज्यादा है। अगर ऐसा है तो बॉडी विल सिंक, तो हम बोल सकते हैं दिस सब्सटेंस विल सिंक, दिस सब्सटेंस विल सिंक, है ना। तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं बच्चों, बहुत आसानी से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला गया है द वॉल्यूम ऑफ 500 ग्राम सील्ड पैकेट इज इतना, मतलब आपको पैकेट जो है उसका मास दिया गया है इनडायरेक्टली 500 ग्राम, और उसका वॉल्यूम दिया है सील्ड पैकेट का 350 सेंटीमीटर क्यूब। फिर बोला है विल द पैकेट विल फ्लोट और सिंक इन वाटर इफ डेंसिटी ऑफ वाटर, तो फिर से वही बात है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है आपको बच्चों, है ना। व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द पैकेट, और मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस भी निकालना है। तो सबसे पहले तो बच्चों आप क्या निकाल लो कि डूबेगा कि फ्लोट करेगा, तो हमें डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकालना पड़ेगा। तो ये मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। तो मास है बच्चों 500 और वॉल्यूम है 350, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1.43 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। यानी डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो है वो डेंसिटी ऑफ वाटर से तो ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब पैकेट विल सिंक,
तो पैकेट सिंक कर जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, पैकेट विल सिंक। अब हमें लिक्विड डिस्प्लेस जो हुआ है उसका मास बताना है, जो लिक्विड डिस्प्लेस होगा बच्चों उसका मास बताना है कितना है। तो पहले तो आपको मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस निकालना है, तो आपको पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस ये निकालना पड़ेगा, तो मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस आ जाएगा। अब मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस जो है, डेंसिटी ऑफ वाटर तो हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस किसके बराबर होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ पैकेट के बराबर, क्योंकि पैकेट सिंक कर गया ना, तो पैकेट पूरा अंदर आ गया है, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस वाटर डिस्प्लेस का वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ पैकेट के बराबर है, पैकेट के बराबर है। ये तो कंफर्म बात है, क्योंकि पूरा पैकेट जो है वो सिंक कर गया, तो पूरा वॉल्यूम अंदर गया है और वो पूरा वॉल्यूम लिक्विड का बाहर आया। तो मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस जो है वो हम निकाल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस पैकेट के बराबर है, विच इज इक्वल्स टू 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 350 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, तो सेंटीमीटर क्यूब कैंसल, तो मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस जो है वो आ जाएगा आपका 350 ग्राम, 350 ग्राम्स। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको बहुत आसानी से बता सकते हो। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि क्या बोला, अ सील्ड टिन ऑफ कोको कोला ऑफ 400 ग्राम, मतलब मास दिया है आपको 400 ग्राम और आपको वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम कितना दिया है बेटा 300 सेंटीमीटर क्यूब। आपसे बोला गया कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ टिन। अब इससे आसान सवाल आपसे क्या पूछेगा, डेंसिटी क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम, कर दो 400 बाई 300, तो 4/3 विच इज इक्वल टू 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर। इतना सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों है ना, बड़े ही आसानी से आपको बन जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसानी से आप इनको सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट जो है बच्चों अच्छे से क्लियर होगा।